नमस्कार। 11 के बैंकिंग के छात्रों को कल बताया था कि उनको बैंकिंग के स्थान पर अर्थशास्त्र पढ़ना है। तो आज उसके पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मैं कुलदीप सक्सेना आपको अर्थशास्त्र का अध्ययन कराऊंगा। बात करते हैं पहले अध्याय की, अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र क्या है? विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा अलग अलग दी हैं। सुविधा की दृष्टि से हम 4 भागों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहली है धन संबंधी परिभाषा। एडम स्मिथ ने के जो अर्थशास्त्र के जनक भी जाने जाते हैं, उनके अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की स्वरूप और कारणों की खोज से संबंधित है। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की खोज से संबंधित है। एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं और उनकी जो परिभाषा है वो सिर्फ धन को ही महत्व देती है। इस परिभाषा में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान स्वीकार किया गया है। बात आती है दूसरे आधार पर भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। इसमें मार्शल के अनुसार बताते हैं। मार्शल भी अर्थशास्त्र के बहुत अच्छे विद्वानों में रहे माने जाते हैं। उनका भी अर्थशास्त्र पे बहुत अधिक महत्व है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। यानी कि जो साधारण व्यवसाय वो मानव जीवन करता है अपने जीवन में, वित्तीय लेन देन जो करता है उसका अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जिसमें भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति एवं उपभोग से घनिष्ठ संबंध है। यानी कि भौतिक सुख की जो प्राप्ति करना चाहता है व्यक्ति, वो उसका अध्ययन हम इस अर्थशास्त्र में या इस विज्ञान में करते हैं। वो कहते हैं भौतिक सुख की साधनों की प्राप्ति किस प्रकार किया जाए और उनका उपभोग किस तरह किया जाए, ये मार्शल अर्थशास्त्र को मानते हैं। तो हम यहाँ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मार्शल अर्थशास्त्र को मानव की उन समान क्रियाओं का अध्ययन स्वीकार करते हैं जिनमें भौतिक कल्याण में वृद्धि होती है, जिनसे भौतिक कल्याण में वृद्धि होती है। यानी कि उन क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं वो जिनमें भौतिक यानी कि व्यक्ति का कल्याण कब है? जब उसको सुख सुविधाएं मिल जाएं, तो वो भौतिक कल्याण यानी कि भौतिक कल्याण से मतलब है सुख सुविधाओं का मतलब। सुख सुविधाएं किससे मिलती हैं आज के अवसर में? धन से। तो धन को ही वो, इसीलिए वो धन को अर्थशास्त्र का अध्ययन मानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो उसका सामाजिक कल्याण को भी महत्व देते हैं। तीसरा आधार मानते हैं सीमितता संबंधी व्यय। सीमितता का मतलब है यानी कि सीमित है। सीमित का मतलब कोई चीज़ सीमित मात्रा में है। तो इसमें रॉबिन्स ने बहुत परिभाषा दी है। इस आधार पर हम रॉबिन्स की परिभाषा को ले सकते हैं। अर्थशास्त्र जो बताते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन साथियों व विभिन्न उपयोग वाले दुर्लभ साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में करता है। तो अर्थशास्त्र को वो विज्ञान मानते हैं। पहली बात तो ये है जो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन कराना है, जो सीमित उपभोग वाले दुर्लभ साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में करता है। यानी कि जो व्यक्ति हैं, जो उसका उपयोग करने वाले हैं साधनों का, वो उसको सीमित का ये मानते हुए चलें कि साधन सीमित हैं। मान लीजिए जैसे कि हम समझ सकते हैं कोई भी अगर चाहे सोना ज़मीन में से निकलता है, ऐसी स्थिति में सोने की खानें सीमित मात्रा में ही हैं। यानी कि हम सीमित मात्रा में ही उनका प्रयोग कर सकते हैं। पानी है, अच्छा स्वच्छ पानी तो केवल कुछ ही मात्रा में है। वेस्ट जो पीने योग्य पानी नहीं है वो तो बहुत मात्रा में है, लेकिन स्वच्छ पानी जो पीने योग्य पानी है वो बहुत कम मात्रा में है। तो वो उनका मतलब ये है कि अगर हम पैसे से हम ये सोचते हैं पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, कितना भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो ये महत्व देते हैं पैसे से आप खरीद तो सकते हैं लेकिन उन साधनों का भी आप उचित प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि पैसे हैं तो आप वेस्टेज करें उस पे साधन की।
तो यहाँ निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं रॉबिन्सन का कथन अर्थशास्त्र के साधनों की सीमा से संबंधित है। यानी वो मानते हैं साधन जो हैं वो सीमित मात्रा में हैं, अधिक मात्रा में नहीं है, एक सीमा के बाद वो समाप्त हो सकते हैं। उनका तात्पर्य है मानवीय आवश्यकताएं तो अनंत हैं, यानी कि वो मानव तो चाहता है कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए और इतना सारा मिल जाए, बहुत सारा मिल जाए, लेकिन किंतु उनको पूरा करने के साधन सीमित हैं। इसलिए सीमित साधनों का ही उपयोग होना चाहिए। यानी क्योंकि वो साधन सीमित हैं, इसके साथ साथ उसकी पास मान लीजिए किसी व्यक्ति कामना तो बहुत करता है लेकिन उसकी कमाई उतनी है, उसके पास धन इतना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, कुछ दूसरी तरह के काम करेगा। तो वही उसको कहते हैं कि वो सीमित जितनी उसकी आय है उसी आधार काम करे। इसके साथ साथ वो सीमित साधनों की भी बात करते हैं, यानी कि एक समय के बाद साधन उपलब्ध नहीं होंगे तो उसको सभी को उसका उपभोग करना चाहिए। अब बात करते हैं विकास संबंधी परिभाषा। पॉल ए सैमुएल्सन के अनुसार, ये पॉल ए सैमुएल्सन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं और एक विकास के मार्ग में अर्थशास्त्र का महत्व बताते हैं। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोग में आ सकने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का चुनाव एक समय अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में लगाने और उनको समाज में विभिन्न वस्तुओं और समूहों में उपयोग हेतु वर्तमान व भविष्य में बांटने के लिए किस प्रकार करते हैं, ऐसा चाहे मुद्रा का प्रयोग करें अथवा इसके बिना करें। पॉल ए सैमुएल्सन ने काफ़ी हद तक अर्थशास्त्र की सभी तरह की जो आधार हैं उनका एक जगह अध्ययन करके बताया है कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोग में आ सकते हैं, यानी कि व्यक्ति भी और व्यक्ति समाज के लिए प्रयोग हो सकता है, समाज व्यक्ति में प्रयोग हो सकता है, लेकिन उत्पादन के सीमित साधन हैं। ऐसी अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में लगाने और समाज में उन वस्तुओं को उपभोग हेतु वर्तमान में और भविष्य में जब बांटे जा सकें ऐसे उत्पादन, उनके लिए वो मुद्रा का प्रयोग करें या इसके बिना करें, लेकिन उसका समुचित प्रयोग वो करें। उपरोक्त चारों आधार पर हम परिभाषा के अध्ययन से हमें ये एक सही परिभाषा और उचित परिभाषा ये दे सकते हैं। उपरोक्त आधार पर कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कराता है तथा सीमित साधनों में विकास का मानक समझाता है। यानी कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, एक तो पहली बात विज्ञान है वो, और केवल आर्थिक क्रियाओं की बात को करता है, हमें मानवीय क्रियाओं का बात नहीं करता। आर्थिक क्रियाओं से मतलब है ऐसी क्रियाएं जिसमें पैसे का लेन देन या वस्तु का लेन देन होता हो, ऐसी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं मानते हैं। मानवीय क्रियाएं वो होती हैं जिसमें मानव के प्रयोग होता है। जैसे अनार्थिक क्रियाएं उन्हें कह सकते हैं जिनमें हम धन का प्रयोग या वस्तु का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हम धन का प्रयोग करते हैं। ऐसी ही क्रिया, केवल उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र कराएगा जो हमें आर्थिक यानी जिसमें धन का लेन देन होता हो या वस्तु का लेन देन होता हो उसका अध्ययन कराएगा। तथा सीमित संसाधनों, जो सीमित संसाधन हमारे पास हैं उनका विकास का मानक लेते हुए उसका उपभोग किया जाए। यानी कि उसको विकास करना है, उसको ख़त्म नहीं करना है, इस तरह से प्रयोग नहीं करना है जिससे कि वो ख़त्म हो जाए, आगे आने वाली पीढ़ियों को वो मिले ही ना, इस तरह से ना प्रयोग करते हुए आज के हिसाब से प्रयोग करना है, यानी कि वो भविष्य में भी उसको बांटा जा सके। इस आधार पर अर्थशास्त्र के महत्व को निम्न प्रकार समझ सकते हैं। उपभोक्ताओं के लिए महत्व का मतलब है उपभोक्ता के रूप में साधन सीमित होते हैं जबकि आवश्यकताएं उसकी अनंत होती हैं। यानी एक उपभोग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके पास तो साधन तो सीमित होते हैं, लेकिन वो आवश्यकताएं महसूस बहुत करता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। अतः प्रत्येक उपभोक्ता अपने दुर्लभ साधनों से, जो भी उसके पास साधन हैं, जो उसकी कमाई है, उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। तो अर्थशास्त्र ऐसे नियम व सिद्धांत उसको देता है जिससे कि वो
अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। यानी कि 100 रुपये में उसको, अगर मान लीजिए उसके पास 100 रुपये हैं, तो वो 100 रुपये में ऐसी चीज़ को प्राप्त कर सकता है जिससे कि उसकी संतुष्टि उसे मिल जाए। तो ये कहलाता है उपभोक्ताओं के लिए महत्व क्या क्या। यानी कि इस अर्थशास्त्र हमें क्या बता रहा है, उसको नियम और सिद्धांत बता रहा है उपभोक्ता को कि किस तरह से वो दुर्लभ अपनी छोटी जितनी भी कमाई है उसमें अधिक संतुष्टि कैसे प्राप्त कर ले। दूसरा बात आती है उत्पादों के लिए महत्व। प्रत्येक उत्पादक का मतलब होता है जो वस्तु का उत्पादन करता है। अब प्रत्येक उत्पादन के साधनों को इस प्रकार संगठित करता है कि वह न्यूनतम लागतों पर अधिकतम उत्पादन कर सके। यानी कि लागतें उसकी कम से कम रहें और उत्पादन उसका बहुत अधिक हो। तो इस अर्थशास्त्र हमें ये चीज़ बताता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन के नियम तथा लागत व्यवहार का अध्ययन करके उत्पादनकर्ता इस संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, यानी कि न्यूनतम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकता है। तो उत्पादक के लिए भी अर्थशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। श्रमिकों के लिए महत्व क्या है? श्रमिकों को यदि आर्थिक अवधारणाओं का ज्ञान हो तो अपनी वह श्रम संबंधी समस्या को प्रबंधकों को अधिक कुशलता से समझा सकेंगे। यानी कि श्रमिक अगर इस अर्थशास्त्र का उसे अध्ययन हो, अर्थशास्त्र की समझ हो, तो वो निश्चित तौर पर एक आदर्श मजदूरी के द्वारा सीमांत उत्पादकता, यानी कि ऐसी उत्पादकता जहाँ पर श्रमिक को भी नुकसान ना हो, मालिक को भी नुकसान ना हो, ऐसी को हम कहते हैं सीमांत उत्पादकता। तो वो हमें अर्थशास्त्र के द्वारा प्राप्त हो सकती है। यानी कि जिसमें श्रमिक को भी ज़्यादा अपना वेस्टेज ना करना पड़े, श्रम मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े, लेकिन उसे पूरी संतुष्टि मिल जाए, यानी कि उसे पूरा अच्छी मजदूरी मिल जाए। उपभोक्ता को फ़ायदा ये हो कि वो उसकी लागतें घट जाएं और अधिक उत्पादन बढ़ जाए, तो वो लाभ वहाँ कमा सकता है। अब बात आती कीमत निर्धारण के लिए महत्व क्या है अर्थशास्त्र का। विभिन्न वस्तुओं की कीमत वहाँ निर्धारित होती है जहाँ मांग और पूर्ति बराबर होते हैं। यानी कि जितनी मांग है उतनी पूर्ति है, तो कीमत का निर्धारण इससे होता है। आप मान लीजिए जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि प्याज की खेती कम हुई, प्याज का उत्पादन कम हुआ। ऐसी स्थिति में जब क्या हुआ, पूर्ति कम हो जाएगी। जब पूर्ति कम हो जाएगी तो खाने वाले तो अभी भी उतने ही हैं, ऐसी स्थिति में उसका क्या हुआ, कीमतें बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर कीमत निर्धारित करने के लिए हमें अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें क्या हुआ, उत्पादनकर्ता अपना उत्पादन उस स्तर तक बढ़ा सकता है जहाँ तक सीमांत आय के बराबर ना हो जाए। यानी कि जितनी उसे सीमांत आय चाहिए उतनी ही सीमांत लागत उसमें प्रयोग होगी, जिससे कि मांग और पूर्ति बराबर बनी रहेगी और वो कीमत निश्चित बनी रहेगी। अब बात आती है यानी कीमत का निर्धारण वो कर सकता है। अगली बात है वितरण की समस्या के हल के लिए महत्व। वितरण की समस्या, वितरण का मतलब है कि वस्तु का उत्पादन के बाद उसका वितरण करना, यानी उपभोक्ता के पास पहुंचना, इसका को कहते हैं वितरण। अब बात आती है वितरण की समस्या क्या होती है। राष्ट्रीय आय का आदर्श वितरण अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है। इस समस्या का समाधान प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक देकर किया जा सकता है। यानी कि अगर श्रमिक को इस प्रकार अर्थशास्त्र मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित कर, यानी इस समस्या क्या है, यानी कि प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक देकर किया जा सकता है। यानी कि हम अगर अपने श्रमिकों को खुश रखेंगे, श्रमिकों को उचित मजदूरी मिलेगी, तो निश्चित तौर पर वो अधिक मात्रा में कार्य करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। तो हमने क्या कहा, मतलब उसको हमने थोड़ा सा महत्व दिया, श्रमिक को थोड़ा सा उसकी उपयोगिता समझी, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, तो निश्चित तौर पर वो हमें उत्पादन बढ़ा के देगा। ऐसी स्थिति में हमारी लागतें कम होंगी और उत्पादन बढ़ जाएगा, जिससे हमारा लाभ बढ़ जाएगा। अगर हमने उस लाभ में श्रमिकों को भी शामिल कर लिया तो श्रमिक आगे से और मेहनत करेगा, और जिससे कि वितरण की समस्याएं नहीं आएंगी। अब बात करते हैं अध्ययन के आधार पर अर्थशास्त्र दो प्रकार का हो सकता है। तो दो प्रकार से हम अर्थशास्त्र में अध्ययन कर सकते हैं। एक कहलाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, और एक कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स की। व्यष्टि या माइक्रो अर्थशास्त्र का अर्थ सूक्ष्म से है, जिसमें अर्थशास्त्र के छोटे छोटे
अंगों का अध्ययन किया जाता है, जैसे वस्तु की कीमत तथा आय। बस यानी कि छोटे स्तर पर अगर शास्त्र की बात करें, एक इकाई के स्तर पर, एक व्यक्ति के स्तर पर अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की। इसी तरह व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? समष्टि का तात्पर्य होता है व्यापक का समग्र से है, व्यापक या समग्र से है, यानी कि समष्टि का मतलब है व्यापक, बड़ा, या समग्र, बहुत ज़्यादा फैला हुआ, जिसमें अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था यानी देश, अर्थव्यवस्था किसकी होगी? देश की। किसी व्यक्ति की अर्थशास्त्र को, किसी व्यक्ति के अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती, बल्कि किसी देश की होगी, है ना। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में संबंध रखने वाली इकाई का अध्ययन यहाँ किया है, जैसे कुल आय, कुल बचत, इसको कहते हैं समष्टि। यानी ये समष्टि अर्थशास्त्र में हमने क्या करा? देश के सभी नागरिकों की आय उसमें सम्मिलित हो गई, देश के सभी व्यक्तियों की उसमें बचत सम्मिलित हो गई। अगर हम देश के व्यक्तियों की बात कर रहे हैं तो हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, और हम पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। इसीलिए एक इकाई की बात कर रहे हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में बात कर रहे हैं, और अगर बहुत से व्यक्तियों के यानी पूरे देशवासियों की बात कर रहे हैं तो हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। धन्यवाद।